नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ के सैल समूह हैं, क्योंकि सैल समूह से ही मिट्टियों का निर्माण होगा। जिस जिस क्रम की सैल समूह जिस जिस क्षेत्र में पाए जाएंगे उन क्षेत्रों में उस प्रकार की मिट्टियाँ भी पाई जाएंगी, क्योंकि मिट्टियों का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने फूटने से ही होता है। तो आप पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सैल समूह के बारे में जानकारी हो सके। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो जो बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल सेलों के विघटन तथा वनस्पति के नियोजन से बनती है। तो जो मिट्टी होती है वो मुख्य रूप से देखोगे तो वो असंगठित पदार्थ है। असंगठित या आप अर्धसंगठित कह सकते हैं। अभी असंगठित अर्धसंगठित क्या होता है, तो पहले आप संगठित समझ लीजिए। संगठित मतलब जो एक साथ हो। तो आप चट्टान को देखेंगे तो वो संगठित है क्योंकि वो एक साथ रहता है, लेकिन आप रेत को देखेंगे तो वो असंगठित है, उसके सभी कण अलग अलग रहते हैं। तो और अर्धसंगठित बोला जाए तो ये दोनों के मिश्रण के हिसाब से। तो जो मिट्टी है हमारी उसमें रेत के कण भी विद्यमान रहते हैं, और जो चट्टानों के टूटने से जो धूल भरी चीज़ रहती है, जो अगर उसको एक साथ पास में लाया जाए तो वो संगठित भी हो जाएगी। तो ये दोनों के मिश्रण से मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी में आपके कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तत्व विद्यमान रहते हैं। कार्बनिक तो मिट्टी के ऊपर ही आपके पेड़ पौधे उगेंगे और उनके जो पत्तियां हैं, उनके जो टहनियां हैं जो मिट्टी में आकर मिलेंगी, तो उनके जो तत्व हैं वो कार्बनिक तत्व कहलाएंगे। और अकार्बनिक तत्व में जो हमारे पृथ्वी में विद्यमान हैं, तो भूपर्पटी की सतह पर आपको ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ये सब देखने को मिलेंगी। तो ये आपके अकार्बनिक तत्व है। तो मिट्टी में अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं, और साथ में ही असंगठित पदार्थ या असंगठित या अर्धसंगठित प्रकार की होती है। फिर किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों से उस क्षेत्र की मृदा का निर्माण या निर्धारण होता है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टान के आधार पर होगा। अगर किसी क्षेत्र में आग्नेय चट्टान पाया जाता है तो उधर लाल पीली मिट्टी, किसी क्षेत्र में आपका बिसाड़ लावा चट्टान पाया जाता है तो वहाँ काली मिट्टी। तो उसी आधार पर जैसे जैसे चट्टान की प्रकृति जिन क्षेत्रों में होगी वहाँ मिट्टियों का भी प्रकार उसी प्रकार से होगा जैसे चट्टान है। फिर छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये सबको मालूम है। अब यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो अवशिष्ट प्रकार की होती है। अवशिष्ट, अब ये मिट्टी में अवशिष्ट प्रकार क्या, तो जैसे आपने सुना होगा जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी जो नदियों द्वारा पत्थरों के कटाव से बहाकर लाई जाती है और अपने मैदानी क्षेत्रों में या अपनी नदी के आसपास के क्षेत्रों में उसे जमा देती है, उसका जमाव हो जाता है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। उसी प्रकार अवशिष्ट मिट्टी भी एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि जो सैल समूह टूटते हैं वो वहीं के वहीं ही आसपास के क्षेत्रों में ही जमते जाते हैं, न वो किसी के द्वारा बहाकर या उड़ाकर लाए जाते हैं, वो वहीं के वहीं ही जमते जाते हैं। तो वो आपके अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी होती है। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है वो अवशिष्ट प्रकार की होती है। फिर मृदा प्रदेश में कृषि एवं वन संसाधन के लिए भी महत्व है, क्योंकि मृदा के अनुसार ही वहाँ कृषि होगी। अगर आपकी मृदा बहुत ही अच्छी उत्पादकता वाली है तो वहाँ कृषि उत्पादकता अधिक होगी, वहाँ वन संसाधन भी अधिक होंगे। अगर अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है उस प्रदेश में तो वहाँ कृषि और वन संसाधन बहुत कम होंगे। तो मृदा प्रदेश की कृषि और वन संसाधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
फिर प्रदेश में पाए जाने वाली चट्टान के आधार पर 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 5 प्रकार की मृदा जो हमारे जो प्रदेश में है, चट्टान, आग्नेय चट्टान है, धारवाड़ है, कडप्पा है, विंध्यशैल है, आपके इन सभी चट्टानों के आधार पर यहाँ की मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की है। तो 5 प्रकार की मिट्टियाँ मुख्य हैं। ये आपके चट्टानों के आधार पर है। आप मृदा वर्ग आगे देखेंगे कि मृदा वर्ग भी अलग अलग प्रकार की होती है और स्थानीय आधार पर हम मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानते हैं, तो हम आगे उससे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं एक पाई चार्ट या फ्लो चार्ट बना हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि जो मिट्टी है वो उनका एरिया देखिए आप। ये पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है। लाल पीली मिट्टी की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है। इसे स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद आपकी लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, इसकी मात्रा सर्वाधिक है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके लाल दोमट की मात्रा, फिर काली मिट्टी और अंत में लेटेराइट मिट्टी। यहाँ ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक है, फिर लाल बलुई मिलती है आपकी, फिर लाल दोमट है, फिर काली और सबसे कम लेटेराइट मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो आगे देखते हैं हम। अब छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के स्थानीय नाम और उनकी विशेषताएं कुछ है। ये चार्ट आप यहाँ पर मैं जब आपको चार्ट बताऊंगा तो इन सभी मिट्टियों की सारी विशेषताएं और उनके सारे जो फैक्ट हैं वो यहीं पर, मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर ही कवर हो जाएंगी। तो आप इस चार्ट वाले समय जो लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा, इसमें ही सर्वाधिक होगी। उसके आगे के लेक्चर में हम इसको पर्टिकुलर एक एक मिट्टी के बारे में और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जो लाल पीली मिट्टी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इसकी मात्रा सर्वाधिक है। इसकी मात्रा सर्वाधिक क्यों है, अन्य मिट्टियों की क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सेल समूह वाला लेक्चर देखा होगा तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सेल समूह आग्नेय चट्टान है, सर्वाधिक आग्नेय चट्टान पाया जाता है। और ये जो लाल पीली मिट्टी का निर्माण है वो आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से होता है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक मिट्टी भी होगी वो लाल पीली मिट्टी हुई होगी। अब इसका स्थानीय नाम क्या होता है? तो इसे स्थानीय नाम में मटासी बोल दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका pH मान 6.8 है जो कि अम्लीय प्रकृति की होती है। अब मृदा की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक अम्लीय प्रकृति और एक क्षारीय प्रकृति। हम आगे उससे देख लेंगे। तो ये जो लाल पीली मिट्टी है वो अम्लीय प्रकृति की है। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जिस भी मिट्टी में लाल शब्द आए उसकी प्रकृति अम्लीय ही होगी, सामान्यतः उसकी प्रकृति अम्लीय ही होगी। ये नहीं है कि क्षारीय नहीं हो सकती है, लेकिन सामान्यतः लाल अगर दिखे आपको तो उसकी प्रकृति अम्लीय ही होगी, आप ये मान के चलिएगा। pH मान 6.8। उसके आगे देखेंगे कि ये प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी है। तो पहली कौन है? तो पहली काली मिट्टी है। सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी किसी भी क्षेत्र में हो वो काली मिट्टी होती है और हमारे प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। इस वजह से प्रदेश की दूसरी जो महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी है। अब इसमें क्या है? रेत। इसमें रेत एवं लोहे की मात्रा अधिक होती है। जिस भी मिट्टी में लोहे की मात्रा होगी उसका रंग लाल होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लोहे की मात्रा के कारण ही मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। फिर अगली मिट्टी है काली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम क्या है? कन्हार या भर्री या रेगुर मिट्टी। कन्हार या भर्री या रेगुर या इसी को चीका मिट्टी भी कह दिया जाता है। इसमें बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग की मिट्टी पाई जाती है। इसका जो pH मान हो 7.6 है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय 7.6 क्षारीय प्रकृति। प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी देखा हमने, काली मिट्टी देखा। अब आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, इसका स्थानीय नाम मुर्मी या भाटा मिट्टी कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में मुर्मी या भाटा मिट्टी कहा जाता है। अब भाटा मिट्टी जो होती है वो अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी की कैटेगरी में आती है। लेटेराइट मिट्टी के अंदर भी आप देखेंगे कि मुर्मी लेटेराइट अलग होगी, आपकी भाटा लेटेराइट अलग होगी, बंजर अलग होगी। तो जो भाटा मिट्टी होती है ना वो अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी होती है और इसका जो pH मान होता है वो 5.7 होती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो निच्छालन विधि द्वारा होता है, लीचिंग प्रोसेस, निच्छालन विधि या लीचिंग प्रोसेस द्वारा हुआ होता है। फिर लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी, इसका स्थानीय नाम है रेतीली या टिकरा मिट्टी। लाल बलुई की बालू रेत, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये इसको रेतीली या टिकरा मिट्टी कहा जाएगा। ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है, मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है लाल बलुई मिट्टी। और बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर ये पाई जाती है।
आपने सुना ही होगा कि बस्तर क्षेत्रों में मोटे अनाज के लिए बहुत ही फेमस है कोदो, कुटकी। तो बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर ये पाई जाती है कौन सी? लाल बलुई मिट्टी। और इस मिट्टी को टीकरा मिट्टी भी कहा जाता है, हमें स्थानीय नाम में बताया रेतीली या टीकरा मिट्टी। फिर आगे देखेंगे डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी, तो डोरसा में आप देखेंगे कि दो आर है, डो को आप देखें, डोरसा को आप र हटा दो तो डोसा, तो उसको दो सा ऐसे करके याद रखना, दो सा। तो दो सा में आपका दो प्रकार की मिट्टियों को बता रही है, जैसे कि एक मिट्टी है मटासी और दूसरी है कन्हार। ये मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण से बनती है डोरसा मिट्टी। आपकी जो डोरसा मिट्टी है वो मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण से बनती है। फिर इसका जो पीएच मान होता है वो 7.6 होता है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है पीएच मान। अभी सभी के पीएच मान अलग अलग आ रहे हैं, आपको सभी को ध्यान में रख के चलना है। काली की भी क्षारीय प्रकृति थी, काली मिट्टी की, डोरसा की भी आपकी क्षारीय प्रकृति 7.6 दोनों का है। बाकी जो भी जितने भी मिट्टी में लाल नाम आए वो सब अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। और ये प्रदेश की डोरसा मिट्टी में और देखेंगे अन्य पॉइंट, तो ये प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। पहला कौन सा है? तो पहला आपका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका लाल पीली, दूसरा देखा जाए तो लाल बलुई है, और डोरसा मिट्टी ये भी प्रदेश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपके कृषि के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है करके। पहले में तो काली मिट्टी, दूसरे में लाल पीली और तीसरे में ये डोरसा, ये ध्यान में रखिएगा। ये कृषि के क्रम के आधार पर है। फिर पटचर कछार और पाल कछार दिया हुआ है। ये कछार मिट्टी, तो ये दोमट मिट्टी के ही प्रकार होते हैं, कछार दोमट एक ही होता है। तो ये जो पटपर कछार मिट्टी है ये ऊंचे भागों में इसकी प्राप्ति होती है, और ये अनउपजाऊ मिट्टी है, अनउपजाऊ मिट्टी होती है पटपर कछार। और एक पाल कछार है, पाल कछार नदियों के किनारे में इसकी प्राप्ति होती है। अब जो नदियों के किनारे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक होगी। और ये पटपर कछार है जो ऊंचे भागों में तो नदी होगी नहीं, ये पर्वत या पहाड़ वाले इलाकों में मिलेंगी, तो ये अनउपजाऊ होती है। तो आप दोनों को याद रखना, पटपर और पाल। फिर पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली पहाड़ी मिट्टी, और परतीय परिया, ये कृषि अयोग्य जो कृषि भूमि होती है उसे छत्तीसगढ़ी में परिया क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परिया, ये आप ध्यान में रखिएगा। परिया क्षेत्र, परिया भूमि क्या होती है? तो जहाँ कृषि नहीं किया जा सकता, अकृषि योग्य या कृषि के योग्य नहीं होती वो भूमि, तो परिया कहलाता है। इनमें मुख्य आपको 5 ही मिट्टी के बारे में ज़्यादातर ध्यान रखना है, लाल पीली, लाल बलुई, काली, लेटेराइट और लाल दोमट और एक डोरसा। इनके बारे में आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसे मैप के थ्रू दिखा देता हूँ कि मैप में इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है। तो ये जितने डॉट 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 वाले दिख रहे हैं ये आपके लाल पीली मिट्टी हैं। जितने डॉट वाले क्षेत्र दिख रहे हैं आपके लाल पीली मिट्टी है। इनका फैलाव हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है लाल पीली मिट्टी का। ये देखिए ये सारे लाल पीली मिट्टी हैं। 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर आप काली मिट्टी देखेंगे तो ये मैकल पर्वत श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, कवर्धा, राजनांदगांव, ये वाला क्षेत्र, और थोड़ा सा दुर्ग संभाग का क्षेत्र, और थोड़ा इधर आप देखेंगे कि तो रायपुर संभाग का जो गरियाबंद वाला क्षेत्र हो गया, धमतरी हो गया, बालोद हो गया, इस क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। फिर आप देखेंगे कि लाल बलुई मिट्टी, तो पूर्ण रूप से जो लाल बलुई मिट्टी है वो आपके बस्तर संभाग में सर्वाधिक है, बस्तर में। अब जैसे सेल समूह हर जगह पाए जाते थे, ऐसा नहीं है कि कोई सेल समूह पर्टिकुलर एक ही जगह पर पाया जाएगा, अन्य जगहों पर भी उनकी मात्रा कुछ कुछ होगी, लेकिन उन क्षेत्रों में जो जिस सेल समूह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो उन्हें उस क्षेत्र को उस सेल समूह के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से मिट्टी का भी है कि हर मिट्टी हर जगह पाई जाएगी, कहीं पर कुछ ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, कहीं पर कुछ कम मात्रा में पाई जाएगी। तो जो मिट्टी जिस जगह में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो उसे उस क्षेत्र को उस मिट्टी के आधार पर जाना जाता है। तो ये जो काली मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके बस्तर क्षेत्र में भी प्राप्त होगी, और जो लाल बलुई मिट्टी है ये पूर्णतः बस्तर तो क्षेत्र है, लेकिन ये आपके दुर्ग क्षेत्र में थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये याद रखना, आपकी सभी प्रकार की मिट्टी थोड़ी बहुत मात्रा में तो सभी क्षेत्रों में पाई ही जाएगी, लेकिन विशेषकर ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। फिर लाल दोमट मिट्टी होती है, ये आपके दंतेवाड़ा और सुकमा जो क्षेत्र है विशेषता यही पाए जाते हैं, लाल दोमट मिट्टी। ये आपके दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र, अगर आपको मैप याद होगा तो ये आपको आसानी से क्लियर होगा कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले पड़ते हैं। फिर आप लेटेराइट मिट्टी जब देखेंगे तो आपके पाट प्रदेश क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पाट प्रदेश क्षेत्रों में जो जसपुर सामरी पाट हो गया, जारंग पाट हो गया, इस वाले क्षेत्र में। फिर आपका जो ये मैकल
श्रेणी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में थोड़े मात्रा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी आपको नक्शे के आधार पर मैंने बताया। अब ये मिट्टी के कुछ कुछ वर्ग होते हैं, जैसे अम्लीय मिट्टी भी होती है, क्षारीय मिट्टी भी होती है। मिट्टी के नाम अलग अलग थे 5 प्रकार के, उसी प्रकार से स्थानीय नाम उसके अन्य थे। तो ये जो मृदा वर्ग भी होता है, एक मिट्टी का मृदा वर्ग होता है, ये फूड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ही है शायद ये। तो ये हमारी जो छत्तीसगढ़ में है वो 4 प्रकार की मृदा वर्ग हैं, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल और वर्टिसॉल। कहीं कहीं पर अल्टीसॉल भी आपको देखने का मिलेगा, एंटीसॉल, अल्टीसॉल, इंसेप्टिसॉल, फिर अल्फीसॉल और वर्टिसॉल। तो ये 4 प्रकार के मृदा वर्ग हैं मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में, आप ध्यान में रखिएगा। और जो मिट्टी है वो मुख्य 5 मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट, लाल बलुई, कालू, लाल दोमट या फिर डोरसा। ये मिट्टी आपके छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाई जाती है। और स्थानीय रूप में हम जब देखेंगे तो मटासी मिट्टी, मुर्मी या भाठा, कन्हार मिट्टी, टिगरा मिट्टी और जो डोरसा है वो भी स्थानीय नाम में ही आ जाता है। तो स्थानीय मिट्टी में डोरसा का भी महत्वपूर्ण स्थान है, आप देखेंगे। फिर आगे देखते हैं, मैं आपको जो मृदा के वर्ग थे उनके आधार पर उनका क्रम दिखा देता हूँ कि ये किस क्रम पे रहते हैं। तो जो अपलैंड एरिया होता है, जो किसी भी स्थलीय क्षेत्र में जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपके एंटीसॉल या अल्टीसॉल पाए जाते हैं, एंटीसॉल, अल्टीसॉल। फिर आपके जब देखेंगे तो मिडलैंड जो एरिया रहता है वहाँ इंसेप्टिसॉल पाया जाता है, जो प्लेन एरिया रहता है वहाँ अल्फीसॉल पाया जाता है, और जो सबसे निचली सतह होती है, जो नॉर्मल जगह होती है मिट्टी, वहाँ वर्टिसॉल पाया जाता है। तो वर्टिकल मतलब क्या होता है, एक सीधा लाइन होता है वर्टिकल, तो यहाँ उल्टा है, जो सीधा सीधा ये सीधा है, यहाँ पर वर्टी है, जस्ट अपोजिट। अल्फीसॉल, अल्फी आपके प्लेन एरिया में ही है। फिर मिडलैंड में इंसेप्टिसॉल है, इंसेप्टिसॉल, और एंटीसॉल या अल्टीसॉल जो रहेगा वो आपके अपलैंड एरिया पे होंगे। तो ये 4 मृदा वर्ग आपको याद रखना है, एंटी या अल्टी, फिर इंसेप्टी, फिर अल्फी और वर्टिसॉल। यहाँ पर अल्टी इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं पर आपको अल्टी देखने को मिलेगा इस वजह से, खैर वो भी अलग प्रकार का होती है मृदा, लेकिन यहाँ पर एंटीसॉल की जगह अल्टीसॉल भी आपको मिलेगा। फिर अभी मृदा वर्ग के नाम पर मिट्टी का नाम और स्थानीय नाम भी बता दिया गया है। ये देखते हैं हम, तो अल्टीसॉल जो है वो लेटेराइट मिट्टी होती है, ये एंटीसॉल में भी आ जाती है। और आपकी जो मुर्मी भाटा है ये इसका स्थानीय नाम है लेटेराइट का, मुर्मी या भाटा। फिर इंसेप्टिसॉल जो मृदा वर्ग है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी को रखा जाता है, इसमें आपका मटासी इसका जो स्थानीय नाम है। अल्फीसॉल में आपका लाल बलुई आएगा और इसका स्थानीय नाम आपका टिगरा है, ठीक। फिर जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी भी होती है और क्षारीय प्रकार की भी होती है, उसकी जो प्रकृति है अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी लाल दिखे वहाँ आपका अम्लीय मृदा होगा, और लाल के अतिरिक्त आपका क्षारीय मृदा, ये याद रखना। अधिकांशतः लाल वाली अम्लीय होती है और बाकी सब क्षारीय होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि लाल जहाँ है वो क्षारीय नहीं हो सकती है। तो इसमें हम पॉइंट देखते हैं कि अम्लीय मृदा कौन सी होती है, तो अम्लीय हाइड्रोजन आयनों की मात्रा जिसमें अधिक होगी, ऐसी मिट्टी जिसमें अम्लीय हाइड्रोजन आयनों की मात्रा। अब हाइड्रोजन आयन क्या होता है, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आपने H2O पढ़ा होगा, जल का रासायनिक सूत्र। तो H2O को जब हम तोड़ते हैं तो ये OH- आयन और H+ आयन में विभक्त होता है। तो ये जो H+ आयन है इसी को हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसकी मात्रा अगर अधिक है किसी भी चीज़ में, वो लिक्विड हो, मिट्टी हो या कोई भी अन्य चीज़ हो, तो वहाँ उसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो अम्लीय हो जाएगी। और ये जो OH- आयन है अगर इसकी मात्रा अधिक है तो वो क्षारीय हो जाती है। तो उसी प्रकार हम मिट्टी में देखते हैं, तो जिन मिट्टी में हाइड्रोजन+ आयनों की मात्रा अधिक होती है वो अम्लीय मृदा कहलाती है। इसका pH मान 7 से कम होगा। अब 7 जो पॉइंट है वो उदासीन है। आपका जो pH वैल्यू आपको पता होगा तो ये आप 1 से लेकर 14 तक होता है, और जो बीच का 7 है ये आपका उदासीन होता है। जैसे कि जल आपका उदासीन है, ना वो अम्लीय है ना क्षारीय है। तो उसी प्रकार जो अम्लीय होता है वो उसकी वैल्यू 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होती है। अगर किसी का pH वैल्यू 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है। तो ये pH मान 7 से कम होगा अम्लीय है, तो अगर मिट्टी क्षारीय है तो pH मान उसका 7 से अधिक होगा, और अम्लीय है तो 7 से कम होगा। प्रयोग, अब इसका मिट्टी अम्लीय है तो खेत में किसका प्रयोग करेंगे, उसके अब कृषि योग्य बनाना है। तो ज़्यादा अगर अम्लीय है कोई मिट्टी तो उसमें कृषि योग्य नहीं रह जाती, तो उसे कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें चूने का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब क्षारीय है तो उसमें कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम बोल सकते हैं आप। अम्लीय के लिए चूना, और क्षारीय है तो वहाँ जिप्सम का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक।
अब जो अम्लीय मृदा होती है उसमें सर्वाधिक चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सर्वाधिक उपयुक्त आपको पूछा जाए तो ये चाय बागानों के लिए होती है सर्वाधिक उपयुक्त। तो ये था आपकी मिट्टी के प्रकार। इसमें मैंने आज आपको बेसिक नॉलेज दिया है। बाकी के जो मिट्टी के प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।